नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम भाग फर्स्ट, जिसमें आज की कक्षा के दौरान हम अध्याय 28वें का चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संस्कृतम अन्यः भारतीय भाषा च, यानी संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग तृतीय को जानेंगे। कहा गया है कि भाषाया शब्देषु विभिन्न कारणात् अर्थ परिवर्तनम जायते। भाषाया शब्देषु, भाषा के शब्दों में विभिन्न कारण से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तदस्मिन् अंशे वयम बोधामः, इसके कुछ अंश हम जानते हैं। अर्थ स्तरीय परिवर्तन, भाई जो अर्थ में जो परिवर्तन होता है वो किस स्तर पर होता है? वैसे तो 3 स्तर बताए जाते हैं अर्थ परिवर्तन के। तो अर्थों का आपने देखा होगा कि कई बार हम कोई शब्द बोल रहे हैं, जैसे विभीषण मैंने नाम लिया, विभीषण से लोग अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं, तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है। शब्दानाम अर्थ सर्वदा समानम न भवति, शब्दों का अर्थ हमेशा समान नहीं होता। काचिद शब्दानाम उच्चारणे ध्वनौ बल प्रभावेण काचिद भौगोलिक वातावरणे परिवर्तन कारणम काचिद नवीन वस्तूनाम निर्माणे काचिद नम्रता प्रदर्शनेन अधिकांश स्थाने एकादश प्रयोगेण पुनरावृत्त्याः। कहा गया है कि हमेशा शब्द एक समान नहीं होते। किसी शब्द का उच्चारण में जो ध्वनि बल का प्रयोग किया जाता है, जो प्रयत्नों का प्रयोग किया जाता है, जो स्वर आदि का प्रयोग किया जाता है, उसके कारण हो जाता है। किसी का भौगोलिक वातावरण के कारण परिवर्तन हो जाता है अर्थ में। किसी का नवीन वस्तु के निर्माण के कारण हो जाता है। किसी का नम्रता, हम नम्रता से किसी चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, इस कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अधिक शब्द स्थाने एक शब्द से प्रयोग, बहुत से शब्दों के स्थान पर जब हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, इस कारण भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और पुनरावृत्तियां, किसी चीज की हम बार बार आवृत्ति करते हैं, तब भी उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। शब्दस्य इतर भाषाया प्रयोगेण व्यंग्येन अलंकारिक प्रयोगान च एते कारणे अर्थ स्तरीय शब्देषु परिवर्तनम भवति। इसका और भी कारण बताए कि शब्दों के इतर भाषायाम, यानी कोई दूसरी भाषा है शब्दों के अलावा, शब्द से शब्द का इतर भाषायाम, कोई दूसरी भाषा में प्रयोगेण, प्रयोग से, व्यंग्येन अलंकारिक प्रयोगेण, उसके व्यंग, उसका अलंकारों में प्रयोग, एते कारणेन, इस कारण से, उसका जिस व्यंग में, मान लो दूसरी भाषा में उसी शब्द को बोल रहे हैं, तो जो व्यंग होगा, जो अलंकार इत्यादि का हम प्रयोग करेंगे, इस कारण से भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है, शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। अधुना उदाहरणानि पश्यन्तु, अब जो है हम उदाहरण देखते हैं। यथा शब्दानाम अर्थे कथम परिवर्तन जायते, कि शब्दों में अर्थ परिवर्तन कैसे हो जाता है। यथा ग्रामीण है इति शब्द है, जैसे ग्रामीण कोई शब्द है, अब इसका अर्थ हम क्या लगाते हैं? ग्रामस्य वासी, यानी गांव में रहने वाले, इस प्रकार तो लगाते हैं, तो हो गया ना, अर्थ का घोतक है भाई। ग्रामीण का मतलब क्या हुआ? जो गांव में रहे, ठीक है। तो यथा, जैसे ग्रामीण इति शब्द है, ग्रामस्य वासी इत्यर्थम घोत्यति, यह अर्थ घोतित होता है। सने सने अस्य अर्थ है परिवर्तनम भूतवा, इसका धीरे धीरे, भाई ग्रामीण है का मतलब क्या होगा? ग्रामस्य वासी, गांव में रहने वाले, धीरे धीरे इसके अर्थ में परिवर्तन होने लगा, होकर असंस्कृत असभ्य इति जाते हैं, और इसका असंस्कृत हो गया, मतलब शुद्ध नहीं रहा और असभ्य हो गया, ठीक है। एवं इसी प्रकार भाई ग्रामीण का अर्थ अब अलग अलग, जैसे हमने कहा अरे ये तो ग्रामीण है ना, ये तो ग्रामीण है, अब लोग इसका धीरे धीरे अलग ही अर्थ, भाई मूल अर्थ तो क्या है? गांव का वासी, लेकिन कोई किस प्रकार अर्थ में लगा लेता है, कोई अपने हिसाब से क्या सोचने लग जाता है, तो ऐसे अर्थ परिवर्तन होता है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि जैसे तेलस्य मौलिक अर्थ है तिलस्य रस है, तेल का मौलिक अर्थ क्या होता है? तिल का रस, तेल का मौलिक अर्थ ही यही होता है। तेल जो हम बोलते हैं ना, उसका अर्थ क्या होता है? तिलस्य रस है, तिल का जो तिल होता है उसका रस। किंतु धीरे धीरे आज इस तेल का अर्थ क्या हो गया? परिवर्तन करके क्या हो गया? सरस्पस्य, मतलब सरसों का तेल, मत्स्य, मछली का, नारिकेलस्य, नारियल का, मृतिकायास्य, मिट्टी का, यानी तेल एक मूल शब्द है। अब इस तेल का अर्थ पहले क्या था? तिलस्य रस है, तिल का रस, लेकिन आज इसी तेल का अर्थ क्या हो गया? सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो है बादाम का तेल, मिट्टी का तेल, तो ऐसे धीरे धीरे अर्थ परिवर्तन होता रहता है।
एवं में भी मृग इत्यस्य अर्थ है, मृग का जो अर्थ होता है, मूल है, वो है पशु। मृग यानी क्या होता है? पशु। लेकिन आज जो है हिंदी में मृग हिरण इत्यर्थ है प्रयुज्यते। मृग का अर्थ क्या ले लेते हैं? हिरण। तो ऐसे अर्थ परिवर्तन हो जाता है शब्दों का। इसी प्रकार बहुवचन शब्दा संति, बहुत सारे के शब्द है, एषाम अद्यत्वे भिन्न अर्थे प्रयोग भवति, उनका आज भिन्न अर्थ है। एतादृशानाम शब्दानाम चित्वा लिखन्तु, उन शब्दों को लिखो। ऐसे कोई शब्द आपको दिख रहा है तो उनको चुनकर लिखो। शब्द स्तरे अर्थ परिवर्तनम त्रिभी प्रकारे भवति, ये मोस्ट है, ये ध्यान रखना कि शब्द स्तर पर अर्थ का जो प्रकार है 3 प्रकार से होता है। अर्थ का जो परिवर्तन है शब्द स्तर पर, एक तो अर्थ विस्तारेण, अर्थ को किसी अर्थ को बहुत बड़ा कर देना, या अर्थ संकोचन, किसी को संकुचित कर देना, या अर्थ देशेन, या देश इत्यादि के कारण हो जाता है। तो ये 3 इन्होंने कारण बताए हैं कि अर्थ विस्तारेण, अर्थ संकोचन और अर्थादेशेन च। सबसे पहले अर्थ विस्तार हम देखते हैं, उदाहरण के साथ देखेंगे कि संस्कृतस्य परस्वः शब्द है केवलम आगामी परस्वस्य कृते अस्ति। संस्कृत में शब्द है परस्वः। परस्वः मतलब होता है परस्वः, है ना, स्व परस्वः यानी आने वाला, यानी आगामी जो परसों होता है भाई, कल और कल के बाद जो परसों होता है संस्कृत में भाई, स्व मतलब होता है कल, कल, और परस्वः मतलब उससे आगे वाला कल, परसों हो गया। लेकिन हिंदी में ये परसों जो शब्द है वो बीतेने के लिए भी प्रयोग में ले लेते हैं और आने वाले के लिए। मैं परसों गया था, मैं परसों जाऊंगा, ठीक है। लेकिन संस्कृत में अलग अर्थ है। ये तो जो आने वाला है, आने वाला जो परसों है, आने वाला जो परसों है उसके लिए प्रयोग हुआ है, और बीते हुए के लिए हम कहते हैं पर ही है। ये संस्कृत में पर ही है, जो बीत चुका उसके लिए पर ही है। लेकिन हिंदी में क्या करते हैं? परसों शब्द लास्ट के लिए भी ले लेते हैं। मैं परसों गया था और मैं परसों जाऊंगा, दोनों के लिए एक ही शब्द। तो परिवर्तन भाई उसका अर्थ विस्तार के कारण उसका परिवर्तन हो गया। आगामी परसों कृते किंतु तस्मात् देव विकसित हिंदी परसों शब्द है गत दिवस से आगामी दिवस से द्वाभ्याम करते, दोनों के लिए परसों शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में। भाई आने वाला परसों जो होता है ना, आने वाला परसों, और ये बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों। लेकिन हिंदी के लिए, हिंदी में परसों का मतलब आने वाला भी है और जाने वाला भी है, ठीक है। विभीषण जैसे शब्द है, विभीषण और नारद, ये 2 शब्द मैंने कहा ये तो विभीषण है ना। अब विभीषण का लोग अर्थ, अरे घर का भेदी। नारद बोला तो नारद, हालांकि शब्द सामान्यतः है लेकिन लोग उल्टा समझ लेते हैं। विभीषण और नारद 2 शब्द अपनी स्वयं अर्थ विस्तृतम, ये स्वयं अपने अर्थ को विस्तृत कर देते हैं। कृत्वा करके ग्रहस्य भेद का मत भेद कस्य इत्यर्थ है, घर का भेदी और मत का भेदी, है ना। किसी भी बात को जो भेद दे दे वो मत भेद, और जो घर का भेद दे वो ग्रह भेदी। विभीषण के लिए कह देते ना, अरे ये तो घर का भेदी, लंका डाबे विभीषण। तो ये स्वयं अर्थ विस्तारक है ये, ठीक है ना, अपने आप में अर्थ दे देते हैं। अर्थ संकोच में भार्या शब्द से यस्य, यानी भार्या जो संस्कृत का शब्द है ना, ये जो भार्या शब्द है ध्यान रखना, ये जो भार्या मतलब, भार्या का मतलब होता है जो भारणे पोषण करे, जो भारणे पोषण जो करे उसका मतलब होता है भार्या। भार्या कैसे कहते हैं? भारण जो पोषण करने वाली है वो क्या कहलाती है? भारण पोषण जो करने वाली है वो कहलाती है भार्या। जो हमारे पेट इत्यादि भरे, हमें खाना पीना खिलाए, हमारा भारण पोषण करे, है ना, भवेद, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में भार्या का अर्थ क्या लगा लिया जाता है? पत्नी से, ओनली पत्नी से, ठीक है। प्रयोजते इसमें किंतु अद्यत्वे अयम शब्द है केवलम पत्नी इत्यर्थ है, संकोचन प्रयोजते, इसको संकुचित कर दिया। हालांकि भार्या का पत्नी भी होता है, लेकिन अर्थ जो मूलतः है भारण पोषण करने वाली जो होती है वो भार्या मतलब पत्नी, और आजकल तो सिर्फ पत्नी अर्थ में इसको, तो ये क्या हो गया? अर्थ का संकोचन हो गया। अर्थादेशन क्या होता है? अर्थादेश, है ना, अर्थादेश शब्दस्य प्रधान अर्थेन सह कश्चित् भाव संचरेण अन्य गुण अर्थ अपि भवति।
जब हम किसी शब्द का जो प्रधान अर्थ है उसके साथ कोई गौण अर्थ भी हम लगा देते हैं। जैसे मौन शब्द होता है, मौन का मतलब मुनि इत्यस्य निर्मितम, मुनि शब्द से निर्मित शब्द है। यस्य प्रयोग प्रारंभे मुनिना विरुद्धाय आचरणाय भवति, इसमें जो मुनियों के विरुद्ध जो आचरण होता था उसके लिए प्रयोग किया जाता था। मुनि शब्द से बना है मौन, और मुनियों के विरुद्ध जो आचरण होता था उसके अनुरूप जो आचरण किया जाता था, अरे कितना मौन है ये, है ना, मुनि अर्थ में ले लेते हैं। और आजकल मौन का अर्थ क्या ले लिया, चुप, ठीक है। परंतु शनैः शनैः अर्थ परिवर्तनम मौनम इति नि शब्द है कृते प्रयुक्त है। नि शब्द पहले मौन का ही अर्थ अलग था और धीरे धीरे अर्थ परिवर्तन हो गया, ठीक है। रूप स्तरे परिवर्तन, शब्द स्तरे अर्थ स्तरे, अर्थ के स्तर पर परिवर्तन होता है शब्दों में, और एक रूप के स्तर पर परिवर्तन होता है। भाषाया रूपस्य पदस्य रचना द्वाभ्याम भवति, भाषा के रूप की या पद की रचना द्वाभ्याम भवति, दो प्रकार से होती है। प्रथम प्रादिपदिकेन, प्रादिपदिक मतलब जो शब्द होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा राम, ये तो प्रादिपदिक है, ठीक है। और जब ये हमने राम है कर दिया तो ये क्या बन गया, पद, ठीक है, क्या बन गया। और अपदम न प्रयुज्यते, संस्कृत में बिना पद के प्रयोग नहीं करते। द्वितीय धातु नाम, या जो है धातु हो गए, या फिर हमने कहा पदानाम, शब्दानाम। तो जैसे बालक शब्द है, प्रादिपदिक है। पुस्तक, चल, पठ ये धातु है। जैसे पठ धातु है तो पठ क्या हो गया, प्रादिपदिक हो गया। लेकिन जब पठती कर देंगे तो ये क्या हो गया, पद बन गया, ठीक है। इत्यादि नाम मूल रूपे संति, ये मूल रूप में होते हैं। यत्र शब्दे सुबादि प्रत्याह योज्यत ते सुबंत पदानी भवति, सुब आदि जो प्रत्यय है वो लगाकर हमने क्या बना दिया, सुबंत बना दिया। जैसे राम में हमने सु लगाया और सु से सु को ऋतु विसर्ग करके राम है बना दिया। जैसे बालक शब्द है, इससे बालक है बना, पुस्तक से पुस्तकम बना, ये सुबादि प्रत्यय लगाकर। तो ये रूप परिवर्तन के आधार पर भी शब्दों में परिवर्तन होता है। एवमेव चल, पठ इत्यादि धातुषु तिगंधादि प्रत्यय, देखो धातुओं में जो होता है, ध्यान रखना, धातुओं में जो होता है वो तो लगते हैं तिगंत प्रत्यय। कौन से तिगंत प्रत्यय लगते हैं, ये होते हैं 18। और जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में जो लगाए जाते हैं वो सुबंत प्रत्यय लगाए जाते हैं, सुबंत प्रत्यय। और इनकी संख्या होती है 21, यानी 21 ही तो रूप बनते हैं। जैसे राम शब्द के 21 होते हैं, राम, रामम, रावा, रामम, रामम, रामान, इस प्रकार 7 21, और ये 18 बनते, ठीक है। चलती, पठती इत्यादि रूपम भवति, ठीक है। पठ है और रूप परिवर्तन क्या हो गया, पठती, पठसी, पठामी, ठीक है। इत्यतम शब्दानाम मूल रूपे संबंध तत्व सुप तिंग प्रत्यय संयोज्य रूप परिवर्तनम, सुपंत और तिगंत प्रत्यय लगाकर हम रूप परिवर्तन करते हैं। अतः सुबंत तिगंत पदम इति उच्चेत, सुबंत और तिगंत इनको कहा जाता है। एवमेव अधो निर्दिष्टानि काश्चन उदाहरणानि पश्यतु यत्र संबंध तत्व संयोज्य रूप परिवर्तनम जातः। आप जो है नीचे कुछ शब्द देखेंगे जिनमें संबंध तत्व के संयोग से रूप परिवर्तन हो गया, उन संबंधित तत्वों का प्रयोग हुआ और रूप का परिवर्तन हो जाता है। जैसे संस्कृते छात्राः विद्यालयं गच्छति, ठीक है। संस्कृते, संस्कृत में कहते हैं छात्राः विद्यालयं गच्छति, छात्र प्लस आहा, विद्यालय प्लस अम, और गच्छ प्लस अंति। देखो ये आहा लगा, अम लगा और अंति लगा, ये क्या लगा है, सारे तिगंत लगे। छात्राः विद्यालयं गतवन्तः, अब गम में कत्वतु प्रत्यय लगा, ठीक है। कत्वतु प्लस अत। सर्व प्लस उत्तम है, सर्वोत्तम है। अत्र ए प्लस उ इत्यस्य संध्या ओ इति रूप परिवर्तनम, यानी रूप परिवर्तन के ये जो संधि जो संबंध तत्व है उनके द्वारा भी हो जाता है। छात्र मूल शब्द है लेकिन आह जोड़ दिया तो छात्राः, विद्यालय है अम जोड़ दिया तो विद्यालयम, रूप परिवर्तन विद्यालय को, विद्यालय तो मतलब विद्यालय होता है लेकिन विद्यालय को। जब छात्र था अकेला था लेकिन छात्राः बहुत सारे के छात्र। ऐसे गच्छ था जाना, जाओ, और अंति जुड़ गया तो जाता, जाते हैं। इस प्रकार भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सर्व प्लस उत्तम है, सर्व शब्द उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। ये आपका रूप परिवर्तन अर्थ स्तर पर, शब्द स्तर पर हो गया, ठीक है, अर्थ के आधार पर हो गया, ठीक है। शब्द में जब परिवर्तन हुआ, रूप के आधार पर हो गया, संबंध तत्वों के आधार पर हो गया। इस प्रकार यह रूप परिवर्तन
बताया है। और अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से, शब्द परिवर्तन की दृष्टि से 3 प्रकार के बताए थे, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेशन। ठीक है, तो यहाँ आपका यह पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।